हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीसीटीवी फुटेज में महक को आखिरी बार मीरा के कमरे में जाते हुए देखा गया था, जिस वजह से मृत्युंजय को पूरा यकीन था कि मीरा और शनाया के भागने के पीछे महक का हाथ था। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मृत्युंजय ने जबरदस्ती महक को खुद से शादी करने पर मजबूर कर दिया। मृत्युंजय शादी का जोरा रखकर वहां से जा रहा था, तभी महक ने चिल्लाकर कहा, आप मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते मिस्टर सारंग। मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जो आपके कहने पर आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। महक को लगा था कि उसकी इस बात से मृत्युंजय को गुस्सा आएगा, लेकिन उससे बिल्कुल उल्टे मृत्युंजय जोर जोर से हंसने लगा। उसने राघव की तरफ कुछ इशारा किया, जिसके बाद राघव और सारे बॉडीगार्ड वहां से बाहर निकल गए। उन लोगों के जाते ही मृत्युंजय ने अपने फोन में महक के कुछ दिखाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से इन्हें कोई भी नुकसान हो, तो अगर इन्हें बचाना चाहती हो तो चुपचाप मंडप में आकर शनाया की जगह लो, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। अपनी बात पूरी कर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए वहां से मंडप में चला गया और दूल्हे की जगह बैठ गए। कुछ ही देर में घूंघट में दुल्हन भी आकर मृत्युंजय के बगल में बैठ गए। पंडित जी ने शादी का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मृत्युंजय और महक 7 फेरों के इस पवित्र बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बंध गए। जब मृत्युंजय महक के गले में मंगलसूत्र पहना रहा था, तब सबकी नजरों से बचते हुए महक ने धीमी आवाज में मृत्युंजय से कहा, आपको इन सब के बीच मेरे माँ पापा को नहीं घसीटना चाहिए था। अगर उन्हें कोई भी नुकसान हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। और जहाँ तक रहे मीरा की बात, तो उसे भगाने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है और बहुत जल्द मैं ये साबित करके रहूंगी। मृत्युंजय को महक की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली वो मुस्कान अभी भी बरकरार थी। कुछ देर में शादी की हर रस्म खत्म होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को घर के अंदर ले जाया गया। मृत्युंजय अंदर गया और बड़े ही रूडली उसने महक के दुपट्टे के साथ अपना गठबंधन खोल दिया और वहां से स्टडी रूम में चला गया। दुपट्टा खींचने की वजह से महक का घूंघट ऊपर आ गया। घूंघट के पीछे शनाया की जगह महक को देखकर घर का हर एक मेंबर चौंक गया था। मृत्युंजय की माँ और पिता ये देखकर कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे ने इन वक्त पर स्नेहा की जगह महक से शादी क्यों की थी, और घूंघट के पीछे महक थी तो स्नेहा कहाँ थी। मृत्युंजय की चाची रचना ने आगे जाकर महक को पहचानते हुए पूछा, तुम तो वही लड़की हो ना जो 1 महीने पहले अपने भाई का रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। तुम शनाया की जगह शादी के जोरे में क्या कर रही हो और शनाया कहाँ है? महक अभी शौक में थी। वो कुछ जवाब देती उससे पहले ही पीछे से मृत्युंजय की भारी आवाज गरजी, शनाया और मीरा दोनों ही फिलहाल घर में नहीं है। दोनों ही शादी छोड़कर भाग चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें भगाने के पीछे इस 2 कौड़ी की लड़की का हाथ है, जिसकी सजा इसे मुझे शादी करके मिली है, जिसे अब यह जिंदगी भर भुगतेगी। मृत्युंजय की माँ उससे कुछ कहने वाली थी कि तभी मृत्युंजय ने एक नज़र घूरकर उन्हें देखा, जिससे वो चुप हो गए। मृत्युंजय ने महक को खींचकर ऊपर वाले कमरे की तरफ धक्का देते हुए कहा, जाकर मेरे कमरे में मेरा इंतजार करो। तुम्हारा पति जल्दी तुमसे अपना हक मांगने आ रहा है। मृत्युंजय के चेहरे की हंसी अभी भी बरकरार थी। महक के पास फिलहाल मृत्युंजय की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप ऊपर के कमरे की तरफ चली गई। मृत्युंजय का कमरा सारंग विला का सबसे बड़ा कमरा था। उस कमरे में सुख सुविधा की हर एक चीज मौजूद थी,
लेकिन उस कमरे का ऑरा बिल्कुल मृत्युंजय जैसा था, डार्क और डरावना। कमरे में हर जगह ग्रे और वाइट कलर का पेंट था। हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी और बिस्तर के ठीक ऊपर मृत्युंजय की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। उस कमरे को खास आज रात एक नए नवेले जोड़े के लिए सजाया गया था। बिस्तर पर फूलों की पंखुड़ियां थी और कमरे में हर जगह सेंटेड कैंडल लगाई हुई थी। उनकी खुशबू से पूरा कमरा भीनी महक से भर गया था, लेकिन फिर भी महक को वहाँ बहुत ज्यादा डर लग रहा था। महक आकर बैठी ही थी कि तभी कमरे का दरवाजा जोर से खोला गया और मृत्युंजय कमरे के अंदर आया। दरवाजा अंदर से बंद कर वो धीमे धीमे कदमों से महक की तरफ आगे बढ़ता चला। जैसे जैसे मृत्युंजय आगे बढ़ता गया, महक बिस्तर पर पीछे खिसकती चली गई। पीछे खिसकते खिसकते अब महक के लिए जगह नहीं बचे थे। मृत्युंजय ने अपने दोनों हाथ उसके कंधों की साइड पर रखे और उसके चेहरे के करीब आकर बोला, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मृत्युंजय सारंग के कैद में फंस चुके हो। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। महक ने लगभग किरकिराते हुए कहा, आप जैसा सोच रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। मीरा या सनया के भागने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। अब तक मृत्युंजय शांत था, लेकिन उसके अंदर की उथल पुथल अभी भी जारी थी। महक की बातों ने उसके अंदर सुलग रही आग में घी का काम किया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो क्या वो सीसीटीवी फुटेज झूठ बोल रही है? क्या तुम ही वो आखिरी लड़की नहीं हो जो मीरा के कमरे में खाना लेकर गई थी? अगर तुम इस इरादे से नहीं आई थी तो आज तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्यों आई थी? तुम मीरा से मिलने के लिए। मृत्युंजय की ऊंची आवाज से महक डर चुकी थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मेरे पापा को इस शादी की कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और मैं दोनों दुल्हनों को खाना देने गई थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं मीरा और सनया को खाना देने के बाद वापस चली गई थी। उसके बाद वो दोनों कहाँ गए मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। महक की बात सुन कुछ पल के लिए मृत्युंजय सोच में डूब गया, लेकिन फिर अपने ख्यालों को झटक वो फिर से बोला, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ ये सब तुमने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। आज से 1 महीना पहले तुम अपने उस मिडिल क्लास भाई का रिश्ता मेरी बहन मीरा सारंग के लिए लेकर आई थी और मैंने तुम्हें दोनों को बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने मीरा को अपने भाई के साथ भगा दिया ताकि मुझे नीचा दिखा सको, मेरे परिवार की बेइज्जती कर सको। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी होती। मेरा भाई सुधांशु आपकी बहन को भूल कर आगे बढ़ चुका है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। महक ने तुरंत अपने बचाव में जवाब दिया, लेकिन मृत्युंजय उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तुम कहोगी और मैं मान लूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं सब जानता हूँ तुम जैसे गरीब मिडिल क्लास लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं। तुमने भी ये सब कुछ पैसों के लिए किया है, यही तो तुम लोगों की फितरत होती है। लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। महक कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आ गया। महक के कुछ बोलने से पहले ही मृत्युंजय ने उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया। महक बिस्तर पर जल बिन मछली की तरह छटपटा रही थी। वो मृत्युंजय को खुद से दूर धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन मृत्युंजय के जोर के आगे वो बहुत कमजोर थी। हर बीतते पल के साथ मृत्युंजय महक के साथ कठोर होता जा रहा था। उसे महक के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसके सर पर तो बस पागलपन सवार था।
महक को सजा देने की पागलपन। कुछ ही पलों में महक का दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था और उसका ब्लाउज आधा निकल चुका था। धीरे धीरे मृत्युंजय महक के होठों से उसके कंधों की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब तक उसने ब्लाउज की डोरी और हुक खोल दिए थे। उसके हाथ महक के पीठ पर बेलगाम घोड़े की तरह घूम रहे थे। महक जोर से मृत्युंजय के कंधों को धक्का देकर उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो रही थी। कुछ देर छटपटाने के बाद महक के अंदर अब मृत्युंजय का मुकाबला करने की ताकत नहीं बची थी। वहीं हर पल के साथ मृत्युंजय का जुनून उसके दिमाग पर हावी होता जा रहा था। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। देर रात तक मृत्युंजय महक के साथ जबरदस्ती करता रहा और महक चाह कर भी उसे रोक नहीं पाई। मृत्युंजय थक कर सो चुका था, लेकिन महक के दर्द और आंसुओं ने उसे सोने नहीं दिया। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपने बगल में लेटे हुए मृत्युंजय को देखकर महक खुद से घिन आ रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और चादर लपेटकर बाथरूम में चली। जब उसने आईने में अपने जिस्म को देखा तो कुछ पल के लिए वो खुद से ही नजरें चुराने लगी। महक के जिस्म का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां मृत्युंजय ने अपने छाप न छोड़ी। आज महक खुद को ही आईने में नहीं देख पा रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले उसने अपना सब कुछ एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से गंवा दिया था। अपने जिस्म पर लगे निशान पर हाथ रखते हुए महक ने खुद सही सवाल किया, क्यों ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने मीरा को नहीं भगाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? कुछ सोचकर महक की आंखें बड़ी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में सुधांशु और मीरा एक दूसरे के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो लोगों की इज्जत और मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। और उसने खुद मुझसे कहा था कि वो अब मीरा के बारे में कभी नहीं सोचेगा, वो उसे भूल जाएगा। महक ख्यालों के भंवर में फंस चुकी थी। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि उसका भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ मीरा का अचानक शादी से भाग जाना एक गुत्थी बना हुआ था। इन सब के बीच अचानक महक को अपने माँ और पापा का ख्याल आया। मृत्युंजय ने उन्हें जान से मार देने की धमकी देकर महक से जबरदस्ती शादी की थी और महक ने अपने माता पिता और परिवार को बचाने के लिए मृत्युंजय से शादी के लिए हामी भरी थी। आई होप इस आदमी ने मेरे माँ पापा के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो कहाँ है? महक ने तुरंत अपना फ़ोन ढूंढा और अपने पापा का नंबर डायल किया, लेकिन वो नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, जिससे महक घबरा गई। पापा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं इस आदमी ने उनके साथ कुछ? महक की आंखों में आंसू भर गए। अब मैं क्या करूं? माँ पापा को कहाँ ढूंढूं? कैसे खुद को बेकसूर साबित करूं? इस शादी से कैसे बाहर निकलूं? कैसे यकीन दिलाऊं कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था? महक अभी इन सब बातों के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। इस दस्तक को सुनते ही महक घबरा गई। वो जानती थी कि बाहर मृत्युंजय खड़ा था। क्या किया मृत्युंजय ने महक के माँ बाप के साथ? महक अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी? क्या सच में मीरा को भगाने वाला महक का भाई सुधांशु था? क्या अंजाम होगा महक और मृत्युंजय की इस जबरदस्ती वाली शादी का? इसका आगे का भाग सुनने के लिए प्लीज़ कमेंट करें हमें, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।